हम लोग बात कर रहे थे आपका असंगति के नियम। 254 बात आई थी, असंगति क्या होती है, जहां पर बात हो रही थी। असंगति का अर्थ बताते हुए कहा था कि दो बात परस्पर असंगत समझी जाती हैं। अगर कोई एक बात ये कह रही हो कि ऐसा करिए और कोई दूसरी बात कहती हो कि वैसा करिए, दोनों बातों के बीच परस्पर कोई सामंजस्य ना हो, तो उन दोनों बातों के बीच असंगति ऐसा कहा जाएगा। और जब तक असंगति होगी नहीं सेंट्रल और स्टेट लॉ में, तब तक 254 का कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि असंगति है या नहीं है, और असंगति है या नहीं ये देखने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं सेंट्रल लॉ और जो स्टेट लॉ, दोनों को देखा जाएगा कि दोनों जो कुछ कह रहे हैं क्या इनफैक्ट उसको लागू किया जा सकता है। और अगर उसको इनफैक्ट लागू किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो 254 का नो एप्लीकेशन, क्योंकि फिर दोनों विधायिकाएं सक्षम है और दोनों विधायिकाओं के द्वारा बनाए गए अधिनियम पूरी तरह से लागू होने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोनों विधायिकाओं को विधायन की समान ताकत दे रहा है। इसलिए यदि असंगति नहीं है, यानी असंगति पूर्ववर्ती शर्त है उस ताकत के उपयोग के लिए जो 254 में प्रदान की गई है, किसको, न्यायालय को, कि वो असंगति की मात्रा तक राज्य के कानून को शून्य कर दे। और न्यायालय सिर्फ उस ताकत का उपयोग करेगा, वास्तव में तो वो ताकत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा प्रदत्त है। लेकिन सबसे पहली चीज कि क्या असंगति है, इस प्रश्न का निर्धारण सबसे पहले होना चाहिए। और असंगति हमने पहले भी कहा है या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण एक ही तरीके से होगा कि दोनों इंस्टीट्यूट जो कार्यवाहियां किया जाना अपेक्षित करते हैं, क्या वे दोनों कार्यवाहियां एक साथ संभव हैं। अगर वो दोनों कार्यवाहियां एक साथ संभव नहीं है, केवल तभी माना जा सकता कि असंगति है, अदरवाइज असंगति है ये माना ही नहीं जा सकता। एक इंस्टीट्यूट कहता है कि अमुक अपराध यदि किया जाए तो इतनी सजा मिलनी चाहिए, और दूसरा इंस्टीट्यूट कहता है कि अमुक अपराध यदि किया जाए तो इतनी सजा मिलनी चाहिए। असंगति अब है, और असंगति होते ही राज्य का कानून शून्य हो जाए ऐसी स्थिति भी नहीं है। 254 सबसेक्शन 2 एक मैकेनिज्म उपलब्ध कराता है कि अगर असंगति हो भी तो भी राज्य अपने कानूनों को शून्य होने से बचा सकता है। हमने फेडरल सिस्टम इसीलिए अपनाया था क्योंकि भारत की जो परिस्थिति है वो भारत का क्षेत्रफल अत्यंत विस्तृत होने के कारण इतनी भिन्न है कि पूरे देश के लिए एक समान विधायन लागू कर देना ये युक्तिसंगत नहीं भी हो सकता है। किसी राज्य की विशेष परिस्थिति हो सकती है, और वैसे तो भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। महाद्वीप उपमहाद्वीप इसलिए कहते थे क्योंकि महाद्वीप तो आपका 6 या 7 यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका यही है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए कहते थे कि भूटान, वर्तमान बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यानी इधर ईरान तक हमारी सीमाओं का विस्तार रहा, तो हम ही निकम्मे थे, हम ही नीच थे, तो बात अलग हो गई। अदरवाइज हमारी सीमाओं का विस्तार अफगानिस्तान तक रहा, यानी ईरान तक रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी भारतीय राज्य क्षेत्र इतना बड़ा है कि संपूर्ण देश के लिए एक प्रकार का कानून लागू करना ये ठीक नहीं होगा। इसलिए फेडरल सिस्टम को अपनाते समय 254 में 254 सबसेक्शन 2 के माध्यम से
राज्यों को वो तरीका ये उपलब्ध कराया है जिसके माध्यम से केंद्र से असंगत कानून बनाने के बाद भी वे अपनी जरूरत के मुताबिक कानूनों का निर्माण कर सकते हैं और फिर वे कानून भले ही केंद्र के कानून के विरोध में आ जाएं, विरोध क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन क्या विरोध में आते ही राज्य का कानून शून्य होगा? प्रश्न ये भी है। ठीक है, सारी बात को विभिन्न शीर्षकों में, विभिन्न प्रश्नों में कैटेगराइज करके समझना चाहिए। पहला सवाल यह था 254 सबसेक्शन 1 जब हम लोग पढ़ रहे थे कि 254 सबसेक्शन 1 का संबंध किससे है, किस विधान से? क्या उस विधान से जबकि राज्य की विधायिका और सेंट्रल लेजिस्लेचर ने अलग अलग सूचियों में उपलब्ध विषयों पर विधायन ठीक है किया है, यह जब संघ सूची और राज्य सूची इसको छोड़कर दोनों विधायिकाओं ने समवर्ती सूची पर विधायन किया है, तब 254 सबसेक्शन 1 या 254 इसका एप्लीकेशन है। इसमें से कौन सी दशा है 254 का एप्लीकेशन हो? इसके लिए आवश्यक क्या है कि राज्य इसका जो विधायन है और जो केंद्र है उसका विधायन है, ये अलग अलग सूचियों से संबंधित हो। ये दोनों ने जब एक ही सूची पर विधायन किया हो तब 254 के एप्लीकेशन से हम ठीक है विधायन की विधिमान्यता या विधायन की संवैधानिकता इसको निर्धारित करेंगे। तो हमने देखा था कि उच्चतम न्यायालय का जो विचार था वो अधिकांश मामलों में यह आ रहा था कि 254 का एप्लीकेशन ही तब होगा जबकि केंद्र और राज्य दोनों के कानून समवर्ती सूची पर हो। लेकिन हमने देखा था कि उच्चतम न्यायालय की यह राय जो बेयर टेस्ट है ठीक है उसके बहुत अनुकूल नहीं दिखाई देती, क्योंकि बेयर टेस्ट ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। बेयर टेस्ट कहता है राज्य का विधानमंडल यदि कोई विधि अधिनियमित करता है और वह विधि संसद की किसी ऐसी विधि के जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, उसकी सक्षमता कहां से आई इसकी चर्चा नहीं करता वो, कहता संसद सक्षम है या राज्य का विधानमंडल कोई ऐसी विधि अधिनियमित करता है जो संसद द्वारा बनाई गई जो विद्यमान विधि है, ठीक है ना, विद्यमान विधि एग्जिस्टिंग लॉ। और ये एग्जिस्टिंग लॉ हमने कल चर्चा की थी कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज बनाए गए सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा उनकी बात की गई है, उनके विरोध में आ जाए, चाहे एग्जिस्टिंग लॉ के और चाहे ऐसा लॉ जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन संसद के द्वारा बनाया गया है और संसद उसे बनाने के लिए सक्षम थी। और राज्य का कानून इस कानून के विरोध में आ गया है। विरोध में आया कब आया डिफरेंट सवाल है, लेकिन विरोध में आ गया तो फिर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब 254 सबसेक्शन 1 दे रहा था और इस रूप में दे रहा था कि फिर उस दशा और परिस्थिति में राज्य का कानून ऑटोमेटिकली शून्य हो जाए। नो, ठीक है, उस विषय पर जिस विषय पर संसद ने भिन्न कानून बना रखा है उस विषय पर असंगति की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। असंगति की मात्रा तक, ठीक है, उस विषय पर असंगति की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। यानी जैसे इसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई के लिए एक कानून बना हुआ है,
राज्य ने भी उसी विषय पर कानून बना दिया, लेकिन जिस विषय पर असंगत होगा, पूरा कानून असंगत नहीं है। केंद्र के कानून में सिर्फ इतना बताया गया है कि इसेंशियल कमोडिटीज अमुक अमुक होंगी, इसेंशियल कमोडिटीज इनकी आपूर्ति के संबंध में इस प्रकार के नियम होंगे, लेकिन उनकी बिक्री इसके संबंध में केंद्र के कानून में कुछ भी नहीं है। और राज्य ने उस इसेंशियल कमोडिटी की बिक्री के संबंध में उपबंध किए, कोई असंगति नहीं है। ठीक है, एक ही विषय पर दोनों कानून है, लेकिन इसके बाद भी दोनों कानून साथ साथ लागू हो सकते हैं। वो सिर्फ सप्लाई की बात करता है और वो सेल एंड परचेज की बात करता है, और दोनों उन कानूनों को बनाने के लिए सक्षम है। तो आखिर क्यों शून्य किया जाए? देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 254। लेकिन अगर दशा ये हो कि दोनों कानून जिस विषय को लागू हो रहे हैं उस विषय पर कोई असंगति आए, तो भी पूरा कानून शून्य नहीं। राज्य के कानून में आपूर्ति और सेल एंड परचेज दोनों का प्रावधान हो गया, और केंद्र के कानून में सिर्फ आपूर्ति का प्रावधान है। तो आपूर्ति के विषय पर असंगत हुए, तो राज्य का कानून सेल एंड परचेज के संबंध में विधिमान है, आपूर्ति के संबंध में असंगति की मात्रा तक शून्य। आपूर्ति के विषय पर भी अगर पूरा पूरा असंगत नहीं हो रहा, ठीक है, इसेंशियल कमोडिटी जिले के बाहर से सप्लाई नहीं होगी, ऐसा केंद्र के कानून में है, और इसके विरोध में राज्य का कानून आपूर्ति के संबंध में कोई प्रावधान करता है, तो सिर्फ यहीं पर शून्य है। यानी हर कीमत पर राज्य के कानून को बचाने का प्रयास, जहां तक हो सके वहां तक बचाइए, एकदम शून्य मत करिए। क्योंकि हमने बार बार कहा था कि अंतिम उपाय होते हैं। जब तक अंतिम उपायों को उपयोग करने का अवसर ना आ जाए, और अंतिम उपाय को उपयोग करने का अवसर कब आता है? जब पूर्व से उपलब्ध सारे उपाय विफल सिद्ध हो जाए, वार्ता असफल हो गई, समझाना असफल हो गया, कोई मानने को तैयार नहीं, तब शक्ति यही एकमात्र रास्ता बचता है। आप देखेंगे, जब आप लैंड रेवेन्यू के कानून पढ़ेंगे, वहां लैंड रेवेन्यू की वसूली संबंधी प्रक्रिया दी है, और लैंड रेवेन्यू की वसूली की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में क्या है? सबसे पहले मांग पत्र देना। हालांकि नैतिकता ये कहती है कि यदि आप किसी के देनदार हैं तो आपको बिना मांगे उसका जो कुछ ड्यू है वो सब कुछ दे देना चाहिए। नैतिकता यही कहती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो नैतिक है उसे कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो मांग का अवसर ही नहीं आने देगा। इसे कानून दुष्टों के लिए, नीचों के लिए, कमीनों के लिए, जलीलों के लिए। कानून मानना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कानून मानने का अवसर आ गया, बस इतना ही तय करता है कि आप एक ठीक आदमी नहीं हैं,
कानून की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, कानून होना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि प्राचीन भारतीय व्यवस्था में कानून का विकास हुआ नहीं, जरूरत ही नहीं थी। जब हमने सिद्धांत ये ले लिया हो कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो संविदा विधि की जरूरत कहां बची है भाई? जब हमने ये सिद्धांत ले लिया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है, तो संविदा विधि इसकी क्या आवश्यकता है? ठीक है, जो अपने वचन की रक्षा नहीं करेगा वो समाज में इतना लज्जित और लांछित समझा जाएगा कि कोई ऐसा कर ही नहीं पाएगा। जब हमने आपका प्राणी मात्र में, ठीक है, जीवन के, गरिमा के दर्शन किए हो, तो आपराधिक विधि या अपकृत्य विधि की जरूरत कहां बचती है? जब हमने पहाड़ों, नदियों, जंगलों में जीवन देखा हो, तो पर्यावरण की विधि की जरूरत कहां है? ठीक है ना? इसलिए हमने सिंधु घाटी जैसी सभ्यता को जन्म दिया, लेकिन उन्नत विधि व्यवस्था यह हमारे यहां अंग्रेजों के समय आई, क्योंकि नीचता के विकास में हजारों सालों का समय लग गया, और जब हम पूर्ण नीच हो गए तब हमने कंप्लीट विधि व्यवस्था को जन्म दे दिया। और मजा इस बात का है कि आज हम उन लोगों को ठीक है, उनकी हम सराहना करते हैं जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स दोयम दर्जे के नागरिक हैं। ठीक है, पहले दर्जे का नागरिक कौन है? जो नैतिक है, जो मॉरल आदमी है, वो पहले दर्जे का नागरिक है। ठीक है ना? और वो यदि नहीं है तो कानून की जरूरत पड़ती है। अगर हम आपके देनदार हैं तो सबसे पहली बात तो यही है, हमें खुद दे देना चाहिए। और अगर ऐसा है तो लैंड रेवेन्यू के कानून की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन इतने अच्छे लोग अब रहे नहीं, इसलिए कानून की जरूरत है। लेकिन कानून जब बनता है तो पहले स्टेप से लास्ट स्टेप पर आएंगे। आप देखेंगे जो आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट यानी वसूली प्रमाण पत्र, जिसे आरसी का कट जाना तुम कहते हो, उसके कटने से पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। उनमें सबसे पहली प्रक्रिया मांग पत्र प्रस्तुत करना। आरसी एकदम जारी नहीं होती। पहले आपका नोटिस ऑफ डिमांड ये दिया जाएगा। जब आप उससे नहीं चेतेंगे तब अग्रिम कार्यवाही, फिर अग्रिम कार्यवाही, और अंतिम कार्यवाही है वसूली प्रमाण पत्र का जारी कर दिया जाना। और फिर आपकी संपत्तियां वे चल हो अचल हो, उन्हें बेचकर बकाया रकम वसूली जाएगी। तो अंतिम विकल्प अंतिम होता है। और यही आपसे हमने चर्चा की थी जब 246 की बात कर रहे थे कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट in subsection 2 and subsection 3, Parliament may legislate on any topic which is included in central list. ठीक है ना? तो notwithstanding anything contained in subsection 2, subsection 3 लिखा जरूर है, लेकिन इन शब्दों को सबसे अंत में लागू करना है। जब पिथ एंड सबस्टेंस भी काम नहीं कर रहा, कलरेबल लेजिस्लेशन भी काम नहीं कर रहा, इंटर रिलेशन से भी काम नहीं चल रहा, किसी ढंग से काम नहीं चल रहा, तब अंतिम विकल्प है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। ये नहीं पहले ही स्तर पर काम चल सकता है और फिर भी आप मांगते तो मिल जाता पैसा, लेकिन आप रिकवरी सर्टिफिकेट लेकर पहुंच गए। ये वो तो बदतमीज आदमी है ही जो रिकवरी सर्टिफिकेट के बिना देने को तैयार नहीं हुआ। आप भी कौन से अच्छे हैं? आपको तो मर्यादा का पालन करना चाहिए था।
ठीक है, ठीक है, सिस्टम से चलते होता, देखा जाता, ठीक है ना। तो आप इन बातों का, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, इन शब्दों का पहली नजर में प्रयोग नहीं करेंगे। कानून तो वही है, वही आप एलएलबी में पढ़ते हैं, वही एलएलएम में पढ़ते हैं, वही रिसर्च में पढ़ते हैं। आपका जो दृष्टिकोण है वो बदलता है, देखने का नजरिया बदलता है। हायर स्टडीज में और कुछ नहीं होता। जब आप बिल्कुल छोटे होते हैं, छोटे मीनिंग कर भाई बुद्धि से, अकल, शक्ल से और शरीर से तो कितने भी बड़े हो सकते हैं, तब आप स्थूल देखते हैं, जो दिखता है सिर्फ वो देखते हैं, जबकि देखने की अनेकों प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, बोलने की अनेकों प्रक्रियाएं हैं। आप किसी विषय पर बोलते हैं, अभी सिर्फ आप ओंठों से बोल रहे हैं, ठीक है ना। और फिर हमें शराबी फिल्म का डायलॉग याद आता है, अमिताभ बच्चन से वो जो पात्र मुंशी जी है, वो ये कहता है कि शेरों में गहराई पैदा करो, ठीक है ना। और गहराई कहां से आती है? गहराई यहां से आती है, ठीक है। जब आप कुछ अनुभव करते हैं और फिर बोलते हैं उस अनुभव के बारे में, तो आपकी बात में गहराई आ जाती है। फिर सिर्फ शब्द नहीं होते, फिर सिर्फ मुंह नहीं बोलता, फिर दिल बोलता है, ठीक है। फिर आपके अंदर से आवाज आती है, ठीक है ना। तो बोलना, देखना, ये सब डिफरेंट है। जब आप क्या करते हैं, सिर्फ स्थूल देख रहे हैं, ये एलएलबी है, एलएलबी का स्टूडेंट सिर्फ ये देख रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। आपसे पूछा जाता है, आपने फट से उत्तर दे दिया, सेंट्रल लेजिस्लेचर का कानून प्रीवेल करेगा, ऐसे उत्तर नहीं आएगा। वही चीज आप एलएलएम में देख रहे हैं, तो स्थूल ही नहीं देख रहे हैं, उस स्थूल को इनेक्ट करने के पीछे सोच क्या है, उसको देख रहे हैं, ठीक है। अब दृश्य में अदृश्य, मूर्त में अमूर्त, शब्द में शून्य, ये आपने सुनना और देखना शुरू किया है, अंतर आ गया, ठीक है ना। तो कानून में अंतर नहीं है, दृश्य में कोई फर्क नहीं हुआ, अनुभव में फर्क आया है। तो जो अध्ययन की गहराई है वो अनुभव का फर्क है। आप देखते हैं, जब आप वो बनाते थे चार्ट, तो आप वर्टिकली चीजों को दिखाते थे, ऊपर से नीचे, और फिर क्षैतिज तौर पर दिखाते थे, हॉरिजॉन्टली। यानी चीज में फैलाव कितना है, आपके विचार में फैलाव कितना है, डायमेंशंस जितने विचार के हो सकते हैं, क्या वो सब आपके ध्यान में है? ये विचार का फैलाव है। फिर विचार की गहराई है, और वो वर्टिकली चीजों को देखना है, तो चीजों को हॉरिजॉन्टली भी देखना होता है, और चीजों को वर्टिकली ये भी देखना होता है, दोनों तरीके से देखते हैं। तो 254 सबसेक्शन 1 कहता असंगति की मात्रा तक शून्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे असंगति है, और असंगति है तो असंगति की मात्रा तक शून्य, ये नहीं कि बस असंगति मिली और स्टेट का कानून उठाकर शून्य कर दिया। जरूरत क्या है? असंगति की मात्रा तक शून्य करिए। तो एक बुद्धिमत्ता, ये आपको 254 सबसेक्शन 1 में दिखाई देगी, और इस बुद्धिमत्ता का विस्तार हुआ कहां? 254 सबसेक्शन 2। 254 सबसेक्शन 2 एक अलग डायमेंशन पर सोच रहा है। प्रश्नों की बात हम कर रहे थे कि पहला प्रश्न यह है कि क्या सेम लिस्ट से संबंधित है, क्या डिफरेंट लिस्ट से संबंधित है। 254 सबसेक्शन 1 की ताकत, उच्चतम न्यायालय का विचार यह आ रहा है कि जब समवर्ती सूची पर ही विधायन हो तो 54 सबसेक्शन 1 को लागू करें। लेकिन कुछ मामलों में स्वयं उच्चतम न्यायालय ने भी यह अनुभव किया कि यह व्याख्या ठीक नहीं है,
क्योंकि बेयर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, और अगर बेयर इसको सपोर्ट करने भी लगा तो 253 की 253 उस समस्या का आप क्या करेंगे जिसकी चर्चा कल की थी हमने, कि अगर आप यही कहेंगे कि संवर्ती सूची से संबंधित विधायन हो तभी हम 254 सबसेक्शन 1 लागू करेंगे। तो कल विस्तार से हम लोगों ने बात की थी कि अगर ऐसा अर्थान्वयन आपने लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर अपना यह रुख भी प्रदर्शित किया है कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया है और वो किस ताकत पर बना, इससे मतलब नहीं रखेंगे। अगर राज्य के कानून के वो विरोध में आ गया है तो असंगति की मात्रा तक शून्य। ये रुख भी प्रदर्शित किया है समय समय पर, लेकिन अधिकतर मामलों में उनका रुख यही रहा कि जब दोनों विधान संवर्ती सूची पर हो तभी 254 सबसेक्शन 1 का प्रयोग होगा। और ये पॉलिसी अप्रोच ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट की, ये लीगल अप्रोच है ऐसा थोड़ा हमें नहीं लगता। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय से असहमत होना यह हमारा हक है। ठीक है, क्योंकि हम लॉ फील्ड में हैं, उनसे सहमत होना हर विषय पर यह मेरे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, उनसे असहमति हम रख सकते हैं, तो ये उनकी पॉलिसी अप्रोच ज्यादा है, लीगल अप्रोच उतनी ये नहीं है। लीगल अप्रोच तो यही है कि संसद ने किसी भी शक्ति के आधार पर अधिनियमन किया हो, अगर राज्य के कानून से विरोध हुआ है तो असंगति की मात्रा तक शून्य है। लेकिन 254 सबसेक्शन 2 राज्य की विशेष जरूरत, इसको ध्यान में रखकर एक सुविधा राज्य को देता है कि वो अपनी आवश्यकता के मुताबिक केंद्र का कानून उसी विषय पर होने के बाद भी स्वयं को प्राप्त, ठीक है, जो विधान की शक्ति है उसका उपयोग करके ऐसा कानून बना सकता है जो केंद्र के कानून के विरोध में चला जाए। ठीक है, और उसके बाद भी 254 सबसेक्शन 1 लागू न हो, यह व्यवस्था भी 254 सबसेक्शन 2 में की गई है। आप जानते हैं कि संवर्ती सूची के विषयों पर तो दोनों विधायन कर ही सकते हैं, इसके अलावा भी जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भी अगर विधायन किया जाए तो यह संभव है कि केंद्र से वो विरोध में आ जाए, जबकि केंद्र ने स्वयं संघ सूची पर ही विधायन किया हो। उन्होंने सिर्फ संघ सूची पर किया हो, जैसे उन्होंने किया था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उस पर विधायन किया, और उन्होंने राज्य सूची के विषय पर विधायन किया। ये फर्क बोलता रहा। ठीक है, फिर भी दोनों में विरोध हो गया। अधिसंघ के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विरोध को हम पिट एंड सबस्टेंस कलेबल लेजिस्लेशन इसके माध्यम से सुलझाएंगे। अधिकतम मामलों में यह कहा, लेकिन आपने देखा था एडवोकेट्स और डॉक्टर्स का मामला आया था, उसमें पिट एंड सबस्टेंस लागू नहीं किया, उसमें सीधे सीधे या तो शून्य माना या शून्य नहीं माना। लेकिन दोनों ही दशाओं में इस बात को मान्यता मिली, चाहे आप शून्य मानो चाहे ना मानो, लेकिन इस बात को मान्यता मिली कि अगर संघ सूची और राज्य सूची से संबंधित विधान भी हैं और असंगति हुई है तो 254 लागू हो सकता है। इस बात को मान्यता मिली थी, और वो पॉलिसी अप्रोच से हटकर सुप्रीम कोर्ट की लीगल अप्रोच थी, इस पर भी बात हुई थी। लेकिन हम लोग इस समय जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कि संवर्ती सूची पर राज्य का कानून ये तो बन ही सकता है, और संघ सूची इस पर भी, ठीक है, राज्य का कानून इस प्रकार बन सकता है कि संघ सूची के विषय को प्रभावित कर दे, जैसा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और FN बलसारा के मामले में हुआ। और जब संवर्ती सूची पर है तब तो दोनों को शक्ति है ही, तब तो हो ही सकता है।
यानी ये कभी भी हो सकता है कि इस बात की संभावना रहे कि राज्य का कानून अगर लागू हुआ तो फिर वो केंद्र के विरोध में आ जाएगा। एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, हमेशा। ठीक है, उपचार से बेहतर, ठीक है, सावधानी है। प्रिवेंशन ये हमेशा बेटर है। तो 254 सबसेक्शन 2 की पोजीशन, ठीक है, ये यूं कहें 254 सबसेक्शन 1 की पोजीशन ना आए, इसके लिए 254 सबसेक्शन 2 है। एंड दिस आर्टिकल विल बी रीड अलोंग विद आर्टिकल 163 है शायद, जिसमें राज्यपाल को सुरक्षित कर लेने की ताकत है। 163 ही है, जरा एक बार देख लें 163 है या कौन सा है, जिसमें राज्यपाल को आपकी कौन सा है 163। हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं। नहीं है, विधायन वो सुरक्षित कर सकता है। जहां पर यह दिया होगा कि अभी समय मिल नहीं रहा आर्टिकल, लेकिन यह बात थी विधायन की प्रक्रिया जहां पर राज्यों की दी गई है, वहां पर राज्यों के विधायन जब किए जाएंगे तो राज्यपाल के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी। और राज्यपाल के हस्ताक्षर, इसके लिए विधेयक जब प्रस्तुत किया जाएगा, मत देखिए या तो उसी समय देखते हैं। जब राज्यपाल के पास विधेयक हस्ताक्षर के लिए जाएंगे तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति रोक सकते हैं और केंद्र के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। यह बात किस आर्टिकल में लिखी है इस समय ध्यान नहीं है हमें, लेकिन लिखी है। और उस आर्टिकल को 254 सबसेक्शन 2 के साथ पढ़ेंगे। दिस इज द मैकेनिज्म, ये वो मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से फ्रेमर्स ने उस स्थिति को देखा है जिसमें इतने बड़े देश में राज्य की विशेष आवश्यकता को देखते हुए केंद्र के कानून से परिवर्तित स्वरूप में ऐसा कानून बनाने की जरूरत हो सकती है जो केंद्र के कानून के विरोध में हो। लेकिन यह केंद्र के कानून के विरोध में न भी हो तो भी असंगत हो, क्योंकि विरोध और असंगति दो अलग अलग बात है। ठीक है ना। आप कई बार उदासीनता और विरोध इसको एक बात मान लेते हैं। नहीं, उदासीनता और विरोध एक बात नहीं है। उदासीनता आपके मन में किसी भी कृत्य के पीछे बारे में तब आती है जब उस कृत्य के संबंध में न तो आपके मन में कोई आकर्षण है और न ही कोई विकर्षण है, दोनों नहीं। तब यह कहा जाता है कि आप उस चीज के विरोध में हैं। ठीक है, विरोध तो कई बार आप विचार, व्यक्ति या किसी का भी इसलिए भी शुरू कर देते हैं क्योंकि आपको उसमें लाभ दिखाई देता है, इसलिए भी आप शुरू कर देते हैं। आप अंदर से उसके कतई विरोधी नहीं हैं, सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि विरोध से आपको लाभ हो रहा है। अगर पॉलिटिकल लीडर्स के आप खिलाफ होते, ठीक है, अच्छा 200 है, ठीक है, अनुच्छेद 200 जिसमें राज्यपाल
कि विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा। अगर आप नेताओं के वाकई विरोधी होते या उनके आचरण से कोई शिकायत आपको होती है तो अवसर मिलते ही उनका चरण चुंबन नहीं कर रहे होते। जिसका आप विरोध कर रहे हो वो जरा सी लिफ्ट आपको दे दे तो उसका पालतू जानवर क्या उसकी चमचागिरी करता होगा जैसी आप करते हैं? कैसे माना जाए कि आप भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, आप नेताओं के विरोधी हैं? कुछ नहीं, बेकार की बात है। उदासीनता ये बहुत अच्छी स्थिति है। और उदासीनता कब विकसित होती है? उदासीनता तब विकसित होती है जब आप चीज की, व्यक्ति की, विचार की, वस्तु की निस्सारता जान लेते हैं। और एक बार निस्सारता पता लग गई तो फिर निस्सार को पकड़े रहना किसी की भी आदत नहीं। ठीक है, धन की निस्सारता पता लग गई, धन छूट जाएगा। लगाव की निस्सारता पता लग गई, लगाव छूट जाएगा। जिस चीज की निस्सारता पता लग जाएगी वही छूट जाएगी। छोड़ना कुछ नहीं पड़ता, सब कुछ छूट जाता है। और जिसे आप छोड़ते हैं वो हर क्षण आपको याद रहता है और वो कभी नहीं छूटता। अवसर मिलते ही वो चीज फिर आपके ऊपर प्रभाव जमाती दिखती है, कभी नहीं छूटती। इसलिए आप देखेंगे संतों में, सन्यासियों में एक ब्रीड है, एक जाति है, उसे कहते हैं उदासीन। ठीक है, उदासीन का मतलब या उदासीन मनस्थिति तभी पैदा होगी आप में जब आप वस्तुओं की, विचारों की, व्यक्तियों की निस्सारता जान लेंगे। और तब ना आप उनके विरोधी रह जाएंगे और ना ही उनके समर्थक। आप कहेंगे हमें क्या होगा, कर रहे होंगे। ठीक है, जो कर रहे हैं अपना देखेंगे, वो उसका परिणाम पाएंगे, हम उसकी चिंता क्यों लिए बैठे रहे। ठीक है, तो चीजों के प्रति उदासीन रहना चाहिए, विरोध नहीं। विरोध तो अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए शब्द है असंगति। राज्य का कानून केंद्र के विरोध में ये जरूरी नहीं है, असंगति है। ठीक है, असंगति बिना विरोध के भी हो सकती है और विरोध के साथ भी हो सकती है। अच्छी स्थिति यह है कि विरोध के बिना हो। ठीक है, लेकिन यह भी हो सकता है कि विरोध के साथ हो, लेकिन असंगति बड़ी चीज है। ठीक है ना, उदासीन होना और विरोधी होना एक बात नहीं है। उदासीन बहुत शानदार मना स्थिति है और उदासीनता ऐसे नहीं आती है। उदासीनता तब आती है जब चीज की निस्सारता आपको पता है, आपको रिश्वत लेने की निस्सारता पता है, तो जो ले रहे हैं उनसे कोई उनकी बुराई करते आप नहीं घूमेंगे। ठीक है, कोई मतलब नहीं, ये उनका विषय होगा, वो जाने, हम काहे के लिए कोई अहंकार या कोई। अरे उदासीन का मतलब यही होना चाहिए, हमें रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, बात खत्म है। ना हम उनका विरोध करेंगे ना उनका समर्थन करेंगे। नहीं, ये बात भी कहना गलत है, क्योंकि करने की इच्छा ही नहीं जन्मती है। भाई कहें तो तब जब पहले कोई इच्छा पैदा हो अंदर, वो कुछ होता ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि हम कुछ अतिरिक्त कर रहे हैं, बात ही खत्म है। जो विरोध कर रहा है नहीं, वो अभी उस चीज के आकर्षण से ग्रस्त है, उसे वो चीज दिखी क्यों रही, वो उसके जीवन में है ही क्यों। ठीक है ना, तो ये विरोध नहीं, विरोध ये अच्छी स्थिति नहीं है। आप देख लो, शराब का विरोध करने वाले, स्त्रियों का विरोध करने वाले, नेताओं का विरोध करने वाले, भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले, ये स्वयं में क्या है, जरा एक बार परीक्षण करके देखिए, आपको सब दिखाई देगा। उदासीन, और उदासीन होना बहुत बड़ी बात है। जब व्यक्ति उदासीन होता है तब वो जो व्यक्तित्व की गहराई है उसमें उतरना शुरू होता है। उदासीनता आनी चाहिए, और उदासीनता तब आती है जब चीजों की निस्सारता पता लगती है। तो राज्य का कानून असंगत हुआ है। असंगत हुआ ये कब माने?
तो इसके लिए कहता है कि असंगति तब है जब एक कुछ कहता है और दूसरा कुछ कहता है। जैसे एक मुकदमा हुआ दीपचंद साहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि मोटर व्हीकल एक्ट जो समवर्ती सूची पर केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून है, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट जब सेंट्रल लेजिस्लेचर ने इनेक्ट किया, उससे पहले अंतरराज्यीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक स्कीम एक एक्ट के माध्यम से लागू की गई। और जब मोटर व्हीकल एक्ट आ गया तो अंतरराज्यिक व्यापार इसके लिए परमिट देने की व्यवस्था वो मोटर व्हीकल एक्ट में ही बना दी गई। अब सवाल ये उठा दीपचंद साहा के मामले में कि क्या राज्य का वो कानून जो अंतरराज्यिक व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, वो मोटर व्हीकल एक्ट जो सेंट्रल लेजिस्लेचर का कानून है उसके विरोध में आ गया है, क्या उससे असंगत हुआ है? और अगर हां तो असंगत की मात्रा तक 0 होगा, तब तो होना ही होना है। लेकिन देखना पड़ेगा क्या ऐसा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों असंगत हुए हैं। इसलिए असंगत हुए क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेचर इसके कानून में अंतरराज्यिक व्यापार, ठीक है ना, इसको परमिट करने के लिए जो परमिट जारी होगा उसे देने के लिए जिस प्राधिकारी की नियुक्ति हुई है, राज्य के कानून में उससे भिन्न प्राधिकारी की नियुक्ति है। अंतरराज्यिक व्यापार की योजना बनाए जाने की जरूरत है या नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने के लिए जिस प्राधिकारी की नियुक्ति हुई वो भी अलग अलग है। योजना बनाने का काम जिसके पास है वो प्राधिकारी भिन्न है, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है ना। और चूंकि सब कुछ अलग अलग है तो एक कहता है करो, एक कहता है मत करो, इसलिए असंगति है। जबकि जावेरी भाई का एक मुकदमा है जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से संबंधित है, उसमें नहीं माना असंगति, उन्होंने कहा कोई असंगति नहीं है। कारण क्योंकि वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से संबंधित मामला था। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत पूरे देश में इसेंशियल कमोडिटीज को निर्धारित करने का काम किसको दे दिया? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कानून किसका होता है? लेजिस्लेचर का, गवर्नमेंट का नहीं होता, ठीक है। गवर्नमेंट को तो विधायन की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को देश भर में इसेंशियल कमोडिटी इनको न सिर्फ तय करने का काम दे दिया बल्कि उनकी आपूर्ति यानी सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, और उसका सेल परचेज सब कुछ रेगुलराइज करने का काम भी दे दिया। सेंट्रल लेजिस्लेचर ने कुछ इसेंशियल कमोडिटीज तय कर दी कि ये इसेंशियल कमोडिटीज हैं और हमेशा वे रद्दोबदल भी उसमें कर सकते हैं। जो आज है कल नहीं होगी, कल जो नहीं थी वो आज हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। आज भी वही कानून लागू है। केंद्र सरकार ने कुछ कमोडिटीज को क्या किया? इसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया। अब डिक्लेरेशन के बाद उन्होंने कहा कि इन प्रोविजंस का जो वायलेशन करेगा उसे अमुक सजा मिलेगी। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने उससे सजा बढ़ा दी, जितनी सेंट्रल लेजिस्लेचर ने दी थी उससे ज्यादा बढ़ा दी कि अगर हुआ इसेंशियल कमोडिटी का से संबंधित कानून का वायलेशन तो इतनी नहीं, इतनी सजा मिलेगी, ठीक है ना। अब सवाल है, और उन्होंने ये
इसलिए किया क्योंकि विषय किससे संवर्धित सूची से संबंधित है, वो कर सकते हैं वैसा। ठीक है, संवर्धित सूची में तो दोनों कानून बना सकते हैं। और उन्होंने राज्यपाल की अनुमति उस विषय पर अंतर्गत अनुच्छेद 200 प्राप्त कर ली। ठीक है, कोर्ट का कहना था कोई असंगति नहीं है। ठीक है, इस पर ठीक नहीं, शायद क्योंकि अगर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर ली होती तो असंगति का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, राज्यपाल की अनुमति प्राप्त नहीं की, फिर भी कोर्ट ने इसको असंगत नहीं माना। उन्होंने कहा कि राज्य की विशेष स्थिति को देखते हुए वो कर सकते हैं, और उन्होंने ये ऐसा किया, तो कोई असंगति नहीं है। असंगति कब होगी? जब उन्होंने कहा कि अपराध का गठन जिन तत्वों से मिलकर होता है, जैसे जब आप आशयपूर्वक किसी को मारने के लिए उसे कोई चोट पहुंचाते हैं, और वो चोट कैसी है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में व्यक्ति की मृत्यु को संभव बनाती है। ठीक है ना, या प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में भले ही किसी की मृत्यु को संभव बनाती हो या न बनाती हो, किंतु उस विशेष व्यक्ति को जिसे वो चोट पहुंचाई गई है उसकी मृत्यु कर ही देगी वो चोट, भले ही ना करे। लेकिन अपराधी ये जानता था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बचाने वाला तो भगवान है, आप कुछ भी करो, हो सकता है वो बच जाए। तो ऐसी दशाओं में अगर वो मरता है तो हत्या, और नहीं मरता तो हत्या का प्रयत्न। ठीक है, अब यह लिखा है। अब इन्हीं बातों के आधार पर जिस अपराध का गठन हो, राज्य का कानून कहे वो हत्या नहीं बल्कि हत्या के अलावा कोई अन्य अपराध होगा, यानी अपराध को गठित करने वाले जो संगठक हैं वे अलग अलग अपराधों का गठन कर दें, तब असंगति है। ठीक है ना, तब असंगति है। उन्होंने कहा यहां सिर्फ दंड का परिमाण, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिफरेंट हो गया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे उनके संबंध में राज्य के कानून में कुछ नहीं कहा। ठीक है, सिर्फ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बढ़ा है, इसलिए असंगति नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए हर बार मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। कानून तो वही है, यदि असंगति है, अब यही तो देखना है कि असंगति है या नहीं है। ठीक है ना, और तथ्यों में बहुत कुछ नहीं रखा है, बात में, तर्क में बहुत कुछ रखा है। अगर ये फाइंडिंग गलत भी हो गई, हमने ये बता दिया कि राज्य का कानून शून्य कर दिया और केंद्र का कानून शून्य नहीं किया, इस सब का कोई मतलब नहीं है। ये गलत हो भी सकता है, लेकिन बात का तर्क गलत नहीं होना चाहिए। असंगति देखी जाएगी, और असंगति किस प्रकार देखी जाएगी, ठीक है ना, उस प्रकार को जानना आवश्यक है। और फिर अगर असंगति पाई गई तो असंगति की मात्रा तक शून्य है, उससे पहले नहीं। ठीक है, अच्छा, असंगत की मात्रा तक शून्य, इसका मतलब क्या हुआ? असंगत की मात्रा तक शून्य, इसका मतलब यह हुआ कि स्टेट लॉ बाकी लागू होता रहेगा। हां, अगर असंगत की मात्रा ऐसी है कि उसे शून्य करने के बाद राज्य का कानून कुछ बचता ही नहीं, बेकार ही हो जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा नाकी जब काट दी तो चेहरे का क्या अर्थ बचा, इससे तो गर्दन ही काट देते हैं। ठीक है ना भाई, जो शर्मदार, बेशर्मों की बात नहीं है, जो शर्मदार आदमी है उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई है तो वो जीकर क्या करेगा, जिंदगी व्यर्थ हो गई, इससे तो मार ही दो, ज्यादा ठीक है। ठीक है ना, तो अगर जो असंगत है उसे हटाने के बाद राज्य में कुछ बचता ही नहीं कानून में, तो बात ही अलग है। लेकिन अगर बचता है तो असंगत की मात्रा जहां तक है उसे सिवरेबिलिटी, रूल ऑफ सिवरेबिलिटी लागू करके अलग कर देंगे। अलग कर देंगे मतलब ये नहीं फाड़ देंगे वहां से, ऐसे मान लेंगे मानो वो अलग हो गया, और शेष पढ़ते रहेंगे और शेष के हिसाब से काम करते रहेंगे। अच्छा चलिए, असंगत की मात्रा तक शून्य हो गया। अब केंद्र ने अपने कानून को परिवर्तित कर दिया या रिपील कर दिया, और अब वो असंगत नहीं बचा जो पहले असंगत हो गया था।
तो अब राज्य के कानून की क्या स्थिति रहेगी? ये पुनरुज्जीवित हो उठा है अपने आप। एक तो बात यह हो सकती है कि पुनरुज्जीवित हो उठा है अपने आप, जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वहां प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के संबंध में फंडामेंटल राइट में लागू करते हैं कि फंडामेंटल राइट ने आच्छादित कर दिया, अगर फंडामेंटल राइट अमेंड हो गया तो कानून पुनरुज्जीवित हो उठा। तो क्या वो स्थिति रहेगी या री इनेक्टमेंट ये करना पड़ेगा? क्योंकि यहां संगति की मात्रा तक शून्य हो गया था। शून्य हो गया मीनिंग देयर बाय खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया तो री इनेक्टमेंट करिए। भले ही पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन अमेंड हो गया है, तो इस पर कोर्ट का कहना है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से लागू होगा और राज्य का कानून पुनरुज्जीवित हो उठेगा जैसे ही वहां, ठीक है, वो होगा, सेंट्रल का कानून बदलेगा। असंगति की मात्रा तक शून्य, ठीक है ना। असंगत नहीं है तो बिल्कुल शून्य नहीं, और असंगत हो तो भी राज्य के पास एक मौका है कि वो अपने कानून को बचा सकता है अनुच्छेद 200 में अनुचिंतित प्रक्रिया के अनुसार। वो प्रक्रिया क्या है? अभी बात 254 सबसेक्शन 2 ये टेक्निक है जिसके माध्यम से राज्य ऐसा कानून बनाने को अलाउड है जिसके द्वारा वो अपने राज्य की विशेष परिस्थिति को देखते हुए केंद्र से विरोधी कानून बना सकता है। ऐसा कानून बना सकता है, विरोधी करना ठीक नहीं है। एक तो ये शब्द टेस्ट में उपयोग नहीं हुआ, और जब टेस्ट में उपयोग नहीं हुआ तो हमें कोई अनुमति नहीं कि हम इस शब्द का उपयोग करें, और फिर अर्थ भी भिन्न है। विरोधी बात अलग है, असंगति बात अलग है, विवाद बात अलग है, ठीक है, कुतर्क बात अलग है, वितर्क बात अलग है, तर्क बात अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए आप शब्दों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप मीनिंग देयर बाय हम खुद भी नहीं कर सकते। असंगति कहा तो असंगति है, ठीक है। तो असंगति, क्योंकि विरोधी होना बात अलग है, असंगत होना बात अलग है, ठीक है। कहता है कि रति और विरति ये दो अलग बातें, ठीक है। संगत, असंगत और कुसंग ये अलग अलग बातें हैं। असंग का मतलब तो यह हुआ कि हम किसी के साथ नहीं हैं, और कुसंग का मतलब यह हुआ कि हम, ठीक है, जो बदतमीज लोग हैं उनके साथ। तो बातें अलग अलग हैं, इसलिए असंगत कानून बना सकता है। यही शब्द हम विरोधी भी अगर मेरे मुंह से निकल जाए, क्योंकि आदत होती है एक बोलने की, अगर वो निकल रहा है मुंह से तो भी आप असंगत ही समझेंगे, और असंगत बिल्कुल अलग बात है। अभी हमने चर्चा की थी उदासीन के परिप्रेक्ष्य में, उदासीन शब्द के परिप्रेक्ष्य में। तो असंगत कानून बना सकता है। 254 सबसेक्शन 2 में क्या कहा? अगर 200 अनुच्छेद के साथ इसको पढ़ें कि राज्य आरक्षित कर ले केंद्र के विचार के लिए, हां, केंद्र ही अनुमति देगा कि राज्य के जो विधानमंडल हैं उन्हें इस बात की अनुमति है या नहीं कि वे हमारे कानून से असंगत कानून बना सके, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट को देखना ये केंद्र का काम है। इसे केंद्र के विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा, और केंद्र के प्रतिनिधि कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति अपनी अनुमति उस पर दें, अनुमति उन्हें देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इस विषय पर उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जो अनुच्छेद 74 की प्रक्रिया के मुताबिक उन्हें बताएगा कि अनुमति देनी चाहिए या नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। लेकिन एक बार अनुमति मिली तो राज्य का कानून प्रभावी हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, जिस पर्पस के लिए अनुमति मिली उसी पर्पस पर प्रभावी होगा। जैसे विभिन्न राज्यों ने, उत्तर प्रदेश ने भी, विभिन्न राज्यों ने किराएदारी से संबंधित कानून बनाए, ठीक है। अब किराएदारी ये भिन्न भिन्न विषय एक है, लेकिन किराएदारी की प्रजातियां अलग अलग हो सकती हैं। आप ऐसे मकान में किराएदार हैं
जो एक नागरिक का है, जो किराएदारी की सामान्य स्थिति है। आप ऐसे मकान में किराएदार हैं जो एक ट्रस्ट का है, आप ऐसे मकान में किराएदार हैं जिसकी मालिक सरकार है, आप ऐसे मकान में किराएदार हैं जिसका मालिक एक निगम है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लैंडलॉर्ड किराएदारी की प्रजाति भिन्न हो जाएगी। यद्यपि वंश एक ही है किराएदारी, लेकिन फिर भी जातियां अलग अलग होने लगी। ठीक है, वंश तो एक ही है, होमोसेपियंस, मानव, फिर भी अंग्रेज हैं, यूरोपियंस हैं, एशियन हैं, एशियनों में भी अलग अलग स्थितियां हैं। तो वंश एक होते हुए भी जातियां अलग अलग हो सकती हैं। अब केंद्र का कानून टीपीए मौजूद था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें पट्टा है और किराएदारी पट्टा का एक विशेष प्रकार है। और पट्टा कैसे रिवोक होगा वहां दिया है, वर्षानुवर्षीय है तो 6 महीने का नोटिस। ठीक है, और आपका अगर मासानुमासी है तो 15 दिन का नोटिस। पट्टा कब समाप्त हो जाएगा, 111 उन दशाओं में समाप्त हो जाएगा, अदरवाइज समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो वो युगों चलेगा। जबकि किराएदारी के विनियमन जो है वहां लैंडलॉर्ड को अपनी आवश्यकता के आधार पर, ठीक है, और साथ ही उन विनियमनों में वर्णित दशाओं में किराएदार को बेदखल कर देने का हक होगा। और कुछ दशाओं में तो डीम्ड वैकेंसी एक शब्द आता है किराएदारी विनियमनों में, जब हम पढ़ाएंगे रेंट एंड कंट्रोल तब देखेंगे। यूपी का जो पिछला एक्ट था उसमें धारा 12 थी, उसमें डीम्ड वैकेंसी, यानी वैकेंसी होगी नहीं, मान ली जाएगी कि किराएदार ने मकान खाली कर दिया है, ये मान लिया जाएगा। वैकेंसी कैसी है, डीम्ड, प्रतीत होती है कि वैकेंसी हो गई, हुई नहीं है। और अगर ये मान लिया गया कि मकान तुमने खाली कर दिया, तो अब तुम अगर उस मकान में हो तो किराएदार नहीं हो, अब कौन हो, अतिक्रमणी। अब तुमने अतिक्रमण कर रखा है उस मकान पे, अब तुम्हारा लीगल ग्राउंड गया। ठीक है ना, हमने पहले भी कहा कि अगर ये जान लोगे कि यहां हम हमेशा के लिए नहीं आए, ठीक है, तब भी यहीं रहोगे, लेकिन रहने का भाव बदल जाएगा। और अगर ये मान के रहोगे कि ये घर मेरा है, तब रहने का भाव अलग होगा। रहने में कोई फर्क नहीं होगा, रहोगे तो तब भी यहीं और रहोगे तब भी वहीं, लेकिन जो रहने के पीछे भाव है वो जबरदस्त ढंग से बदलेगा, और उसके बदलने के कारण आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त अंतर दिखाई देने लगेगा। फिर गुस्सा नहीं आएगा, अगर कोई घर में घुस भी आएगा तो वो क्रोध नहीं आएगा जो अभी आता है, तो लगेगा अरे यार हम ही कितने दिन के लिए हैं यहां, आ भी गया तो क्या। ठीक है, तब बात ही बदल जाती है, तब देखने का नजरिया बदलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वहां टीपी है, क्या है कि पट्टे का एक विशेष प्रकार है, और डीम्ड वैकेंसी रेंट एंड कंट्रोल का एक उपबंध है जो मकान में वैकेंसी को हो, मतलब वैकेंसी हो गई ये मान लेता है। ठीक है, तो पट्टा है लेकिन वैसा नहीं है जैसा टीपीए में है, और इसलिए इस पट्टे को एक विशेष नाम दिया, किराएदारी। तो जो रेंट एंड कंट्रोल एक्ट बने, विभिन्न राज्यों ने अनुच्छेद 200 के अंतर्गत टीपीए से असंगत होने के कारण उसके प्रति राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर ली। तो ठीक है, टीपीए के रहते हुए भी रेंट एंड कंट्रोल से संबंधित एक्ट सभी प्रदेशों में बने और लागू भी हो रहे हैं। लेकिन केंद्र का यह कानून था पब्लिक प्रीमिसेस, ठीक है, एविक्शन एक्ट 1977। तुम ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में नौकरी करते थे एज ए एम्प्लॉई, आपको एक क्वार्टर दिया गया, आप उस पर कब्जा करके बैठ गए,
जब इविक्शन की बात आ रही, बेदखली की, तो तुम कह रहे हो कि साहब हम तो किराएदार हैं, क्योंकि हम क्वार्टर का किराया लिया जाता है, लेकिन बहुत नॉमिनल होता है, ठीक है, तो हम तो किराएदार हैं और हमें उसी प्रक्रिया से निकाला जा सकता है जो रेंट एंड कंट्रोल एक्ट में है। और चूंकि राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है, इसलिए अब तो रेंट एंड कंट्रोल एक्ट लागू होगा, पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट लागू ही नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति टीपीए के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त की गई थी। राष्ट्रपति की अनुमति किसके परिप्रेक्ष्य में थी? टीपीए के परिप्रेक्ष्य में, पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के परिप्रेक्ष्य में नहीं थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट असंगत हो गया है और यहां लागू नहीं होता। ये नहीं है कि राष्ट्रपति की अनुमति के आधार पर, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति ये ईडर फॉर्मेलिटी नहीं है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि राष्ट्रपति की अनुमति के नाम पर चाहे जो कुछ करना शुरू कर दो। राष्ट्रपति ने अनुमति जिस परिप्रेक्ष्य में दी थी, या तो आप पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट उसका भी जिक्र करते और फिर वो अनुमति दे देते, अब बात अलग हो जाती। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर राष्ट्रपति की अनुमति इसके प्रति आ गई, ये कैसे मानिए? तो पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट ये रहेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति की अनुमति आ गई तो राज्य की विधायिका को असंगत कानून बनाने का हक मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। अब सवाल यह बचता है कि एक बार राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो क्या केंद्र की शक्ति खत्म हो गई? अब केंद्र राज्य की अनुमति हो चुकी है ना एक एक्ट को, वो एक्ट जिसे उसने अनुमति दी थी उसके विरोध में या उससे असंगत अधिनियम स्वयं बना सकता है या नहीं? अब सवाल यह बचता है, ठीक है ना। तो उसका परंतुक कहता है, आप 254 का परंतुक देखेंगे, 254 सबसेक्शन 2 तो यही कहता है, राज्य के विधानमंडल द्वारा संवर्ती सूची में प्रकटित। और 254(2) किसके लिए? संवर्ती सूची के लिए। यानी अन्य लिस्टों का मामला हो, यह संसद द्वारा किसी अन्य शक्ति के आधार पर बनाए गए कानून का मामला हो तो 254(1) या निर्वाचन के अन्य नियम। लेकिन जब संवर्ती सूची का मामला हो तो 254(2), ठीक है। कहता है राज्य के विधानमंडल द्वारा संवर्ती सूची में प्रकटित किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि में कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो संसद द्वारा पहले बनाई गई विधि के या उस विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है, पहले बनाई गई, ठीक है। नहीं, 254(2) का संबंध दो बातों से, एक तो संवर्ती सूची से और संसद का कानून पहले से है और राज्य उसी विषय पर कानून बनाना चाहता है, तब 254(2). अब जिस समय राज्य ने संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाया उस समय संसद का कोई कानून था ही नहीं, लेकिन संसद ने बाद में बना दिया, ठीक है। उस दशा का जो समाधान है वो परंतुक में है, वो 254(2) में नहीं है, ठीक है। क्या कहता है? किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि के में ऐसा कोई उपबंध अंतर्विष्ट है जो संसद द्वारा पहले बनाई गई विधि के या उस विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के उपबंधों के विरोध में है। विद्यमान विधि भी आ गया तो वो बात नहीं है, यानी इस समय है संसद का कानून या बाद में बन रहा है, जो भी स्थिति है, विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है। तो यदि ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर इसकी उनकी अनुमति मिल गई है तो वह विधि उस राज्य में अभिभावी होगी, ठीक है ना। पहले बना हुआ कानून था, पहले बना हुआ, पहले लागू हुआ नहीं लिखा है, पहले बना हुआ और लागू हुआ यह नहीं लिखा है, क्योंकि कानून का होना एक बात है और कानून का लागू होना बिल्कुल दूसरी बात है, ठीक है ना। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस बन तो जनवरी में ही गए, लागू कब हुए? 1 जुलाई 2024 को। अब राज्य का कानून इस जनवरी और जुलाई के बीच में कोई कानून बनाता, ठीक है, कोई कानून बनाता और राष्ट्रपति की अनुमति ले लेता और संसद जब लागू करती उस अधिनियम को तो कुछ परिवर्तन कर देती है, ठीक है, और कहती इसके प्रति आपकी अनुमति नहीं थी। नहीं, विद्यमान विधि मतलब जो पहले बनी हुई, विद्यमान का मतलब बना हुआ,
शब्दों में कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन आप भाव को पकड़ लेंगे। यहां लागू हुआ नहीं लिखा है, विद्यमान विधि लिखा है, ठीक है ना। तो कहता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया और उस पर उसकी अनुमति मिल गई तो वह विधि उस राज्य में अभिभावी होगी, ठीक है। केंद्र का कानून सब जगह वैसा ही लागू होगा जैसा केंद्र ने बनाया है। इस राज्य में राज्य की विधि अभिभावी होगी। केंद्र का कानून असंगत होने के आधार पर शून्य मान लिया जाएगा, यह नहीं लिखा है, अभिभावी ये हो, ठीक है। अच्छा, अब संसद ने एक बार अनुमति दे दी है तो क्या संसद कालांतर में इस विधि के जिस विषय पर उसने अनुमति दी थी दोबारा अधिनियमन करने से रोक दी गई है, इस विषय पर शाम में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये विषय कंप्लीट हो जाए हम चाहते हैं तो ठीक रहेगा। शाम में हम इस पर चर्चा कर लेंगे और शाम को सीआरपीसी कल सुबह बता देंगे, ठीक है, और फिर आगे देख लेंगे जैसा होगा।